अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट राबिया खान और आप देख रहे हैं रेड मीडिया सर्कल। नाजरीन, पाकिस्तान इस वक्त कई मुहाज़ों पर मुश्किलात का सामना कर रहा है। हालिया दिनों में जो कुछ हुआ उसने हमारी सियासत को, मईशत को हिला कर रख दिया है। डी चौक जो कि शुरू से ही सियासी सरगर्मियों का मरकज़ रहा है, वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ, कई लोगों की जानें गई, ज़ख्मी भी हुए। कुरम एजेंसी में जो कुछ हुआ, 21 नवंबर को शिया काफिले पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में आकर 54 अफराद जाँ बहक हुए, 30 अफराद जख्मी हुए। क्या इन सब के बावजूद भारत से उनके प्लेयर्स मैच खेलने के लिए यहाँ आएंगे? इन सब मसले मसाइल को इकट्ठा करते हुए हम बात करेंगे डॉक्टर इब्राहिम मुगल, जो कि चेयरमैन एग्री फोरम हैं और इसके साथ साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। उनसे हम जानेंगे इन सब के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ जी। सर हालिया दिनों पाकिस्तान में जो हुआ है, ज़ाहिर सी बात है सर, हम हालिया दिनों की बात करते हैं तो पाकिस्तान में डी चौक का ही एक वाक़या है जो आजकल ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई है। सर क्या वजूहात है, ऐसा क्यों हुआ? डी चौक का वाक़या तो अभी हालिया हुआ है, इसलिए हम बेटा इसको डिस्कस कर रहे हैं, वरना मॉडल टाउन एक्सटेंशन में भी कोई छोटी क़यामते सुगरा नहीं थी, वो कुबरा थी। इस तरह के वाक़यात हुए हैं और होते रहेंगे। क्यों? जब तक कि आपको इनका एहसास नहीं होता, या आप प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पाते, या आपका निगोशिएशन में बिलीफ पक्का नहीं होता। और जहां इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो किसी और को रिपोर्ट कर रहा है, जिस मुल्क में फाइनेंस मिनिस्टर जो है किसी और को रिपोर्ट कर रहा है, शहबाज शरीफ साहब को एक बुत बना के खड़ा किया हुआ है कि जी आप प्राइम मिनिस्टर हैं। अब इस सारी एक्सरसाइज में जो ज़्यादा बातें वाज़े हो रही हैं वो हो रही हैं कि इंटीरियर मिनिस्टर उसको लुक आफ्टर कर रहे थे, या कभी कभी राना सनावला साहब का जिक्र आ जाता था। तो बुनियाद ही गलत थी कि ये काम तो हुआ, हम आएंगे कि जी जिन्होंने किया उनको भी सब्र से, तहम्मुल से काम लेना चाहिए था, लेकिन जिन्होंने उनको रोका, क्या उन्होंने प्रॉपर मशावरत की कि अगर वो ये करेंगे? क्योंकि मेरे नज़दीक प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंस, इनकी प्रायर प्लानिंग कोई नहीं थी कि वो ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत ही ठीक नहीं है? मैं कहता हूं कि उनकी तरफ से भी कुछ जज्बाती फैसले हुए। अवाम का बहुत जो शदीद रद्द-ए-अमल था उसमें था, बहुत ज्यादा, बहुत था। मैं मानता हूं हाँ जी। और लेकिन इन्होंने कोशिश की कि कुछ सूबों में तो उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। रद्द अमल इस तरह का जो होता है ये पॉलिटिकल दौर में होता है, और पॉलिटिकल जब कोई आपकी गवर्नमेंट होती है, ये मार्शल लॉ तो है नहीं, या इमरजेंसी तो है नहीं, और लोगों का एहतजाज करने का अपने जायज़ हकूक़ के लिए पूरा पूरा हक है। और जब देखा जाए कि उनको उसके असल हक से भी महरूम कर दिया जाता है, तो फिर आप वहाँ डंडा चलाते हैं, या जोरे बाजू आजमाते हैं, या वो करते हैं जो आपने डी चौक में किया, या वो करते हैं जो आपने मॉडल टाउन एक्सटेंशन में किया। तो सर आप कह रहे हैं अपने राइट्स के लिए वो लोग वहाँ गए हैं, तो वो तो पीटीआई के लिए गए हैं वहाँ पे, अपने जो उनसे लीडर के लिए। बुशरा बीबी भी गई है वहाँ पे, ऐसा ही है सर? तो वो तो अपने लीडर के लिए गए हैं, तो ये उनका राइट है क्या? देखें, राइट उनका है या नहीं है ये तो मुस्तकबिल का तारीख लिखने वाला इसका फैसला करेगा। ठीक है। लेकिन अपैरेंटली गवर्नमेंट जो पिक्चर पेंट कर रही है, उनके हर गुजरते दिन के साथ ऐसा शो कर रही है कि उनका राइट नहीं था। दे वर द टेररिस्ट्स, उन्होंने स्टेट पे हमला किया है, ऐसे ऐसे लफ्ज इन्होंने बोले, टेररिस्ट, दे वर द टेररिस्ट। और वो पाकिस्तान वाले नहीं थे, वो किसी साथ वाले मुल्क से भी आए हुए थे। उनके 3-4 किन की बात कर रहे हैं आप? साथ वाले मुल्क से आए हुए थे? अच्छा, मेरा ख्याल है वो मुल्क हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा ब्रदर मुल्क है, तो उसका नाम अगर हम ना ले तो अच्छा है। तो जब उनका नाम लिया जाता है तो कोई भी बंदा सुनेगा पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द चाइना है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, तो यहाँ से कोई जथा या कोई गिरोह आ जाए, या कोई टोला ऐसा आ जाए और वो आके आपकी स्टेट को रिट को चैलेंज करे, तो फिर कौम उस पर खड़ी हो जाएगी कि ये तो बर्दाश्त नहीं है ना जी, कम से कम, खा वो 1000 बंदा हो, खा 500 हो, खा 4000 हो। अब ये भी फैसला होना अभी बाकी है कि वो थे भी कि नहीं। अगर वो थे, गवर्नमेंट कहती है हमने उन्हें अरेस्ट किया हुआ है, तो अगर वो थे तो फिर ये पीटीआई की ज्यादती थी। ये आगाज वो था या ये काम वो था
जो रियासत की फेवर में भी नहीं जाता और कौम की फेवर में भी नहीं जाता। सर आप मुझे ये बताएं कि सहाफ़ियों को राइट नहीं है कि वो अपनी राय दे सकें, क्योंकि मतीउल्लाह जान जिनका आपको पता ही होगा सर, हाल ही में उनको गिरफ्तार किया गया, उन पे एक केस बनाया गया। वो तो वहाँ पे अस्पताल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि कितनी हलाकतें हुई हैं, कितने वहाँ पे जो उनसे ज़ख्मी हुए हैं लोग, तो उनको क्यों गिरफ्तार किया गया और उन पे क्यों वो केस बनाया गया? बेटा, क्या वो झूठा है या वो सच है? दुनिया में अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे आला पेशा कौन सा है जी, सबसे मोतबर पेशा कौन सा है, सबसे ज्यादा दीन के करीब पेशा कौन सा है, तो हम प्रीचिंग को तो कहेंगे कि नबी प्रीचिंग करते रहे, लेकिन दिस इज दी सहाफत, इकरा बेस्म रब्बे कल्लाजी, पढ़ अपने रब के नाम से, दैट इज द कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेटर जो होता है उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं तो नहीं पढ़ सकता, तो जिब्रील अमीन ने सीना लगाया साथ और कहा आप पढ़ लेंगे। गोया ये चीज जो है ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि आदम के दौर से चली, और जब आदम के दौर से चली तो ये हम सहाफत को, तो ये एक बड़ा ही पाक काम है, बड़ा ही आला और बरतर काम है, बशर्ते कि इसे ऑनेस्टली और न्यूट्रलिटी के साथ किया जाए। अब कोई बंदा कहेगा जो पीटीआई का नहीं है कि मतीउल्लाह साहब को हॉस्पिटल में इस तरह विदाउट परमिशन जाने की जरूरत क्या थी? बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, कोई बंदा कहेगा कि वो उसका राइट है, वो सहाफ़ी है। माजरत के साथ मैं चूँकि पिछले 1997 मैं पिछले कोई तकरीबन 30-40 साल में से इस शोबे में हूँ, मैंने भी देखा है कि इब्राहिम मुग़ल का भी दिमाग जो है वो ज़रा ऊपर चला जाता है कि मैं ये बोल दूंगा और ये कर दूंगा और ये हो जाएगा। हम एक्सप्लॉयटेशन के पहलू को छोड़े, हम हकायक को सामने लाने की कोशिश करें, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो मतीउल्लाह जान साहब के साथ ज्यादती हुई है। मतीउल्लाह साहब को भी चाहिए था कि इंस्टीट्यूशंस ने अपने फ्रंट पर लिखा होता है कि राइट्स ऑफ एडमिशन आर मतलब रिजर्व्ड, राइट्स ऑफ एडमिशन आर रिजर्व। तो अगर आपको परमिशन लेनी चाहिए थी तो मतीउल्लाह जान साहब ने वहाँ के मेडिकल स्टूडेंट से परमिशन नहीं ली। सहाफ़ियों का तो सर काम ही ये है कि जहाँ पे कोई हादसा होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। नहीं बेटा, पहुँचना चाहिए, वो हादसा नहीं था, वो हॉस्पिटल। देखिए ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अक्सर सहाफ़ी मेरी जब बात सुनेंगे मेरे खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि उनके हाथ से थानेदारी या डंडा छिनता हुआ नजर आएगा। मैं छीनना नहीं चाहता, आप मेरे मतलब कोई ऐसा इंप्रेशन ना लें, लेकिन एक मेरा सहाफ़ी, मैं उसको जानता हूँ, तालीम उसकी एफए थी, ठीक है, तालीम उसने थोड़ा पढ़ा, और एक लेबॉर्ट्री में चला गया, मेडिकल लेबॉर्ट्री में। उसने कहा ये टेस्ट आप कैसे करते हो? जो पूछ रहा है बंदा, उसे ये नहीं पता कि टेस्ट की क्वालिटी क्या है, कौन सा टेस्ट है, लेकिन वो अपने आप को थानेदार बना के जब उस लेबॉर्ट्री में चला गया, तो डू यू फील कि इट वाज जस्टिफाइड? अगर हम अपने इख्तियारात का इस तरह नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दें तो फिर अफरा तफरी तो आएगी, फिर कश्मकश तो बढ़ेगी, फिर आपस में इख्तलाफ तो बढ़ेंगे। लेकिन ये जो मामला, ये जो सानह, मैं तो इसे कहूँगा, ये जो पिंडी वाला हुआ है, इस्लामाबाद वाला, इसमें इंटीरियर मिनिस्टर ने किरदार अदा किया, राना सनावला का सुन रहे थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का मुझे लगता है रोल लीस्ट पॉसिबल था, और जिनका फिर रोल था उनको चाहिए था कि रोल वाया प्राइम मिनिस्टर यूज करते, ना कि खुद इंस्ट्रक्शंस देते, जो मैंने सुनी है बात। बिल्कुल ठीक हो गया सर। हम ना आज कब देखते हैं ना फ़लस्तीन और गज़ा, तो वहाँ पे सर ऐसी विजुअल्स हमें दिखाई देते हैं, देखने को मिलते हैं कि कंटेनर्स पे हैं, लोगों के घरों को जलाया जा रहा है, धमाके से उड़ाया जा रहा है, लोगों को मार दिया जा रहा है, कत्ल कर दिया जा रहा है। तो अब डी चौक में जो है ना, कंटेनर पे चढ़ के एक बंदा नमाज पढ़ रहा था, उसे वहाँ से गिराया गया। इसकी क्या वजह है? ये तो फ़लस्तीन और गज़ा में हो रहा है, हमारे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के एक शहर इस्लामाबाद में भी ये सब हो रहा है। अब से हुआ करेगा क्या? कंटेनर पे चढ़ के एक बंदा नमाज पढ़, उसे गिरा दिया गया वहाँ से। देखें, दिस इज अगेन एक्सप्लॉयटेशन। आपके जो अल्फाज हैं ना, उनमें से मुझे इस तरह की स्मेल आती है। लेकिन मैं आपको बेटा करेक्ट करूँ, कौम सुन रही है ये बात, और मुझे पता चला है कि ये काफ़ी लार्ज स्केल पर मीडिया देखा जाता है। एक बंदा मुसलमान है जी, अगर वो हक का साथ नहीं दे रहा तो खा वो मस्जिद में बैठा हुआ हो या रंडी के कोठे में बैठा हुआ, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं। बात तो हक की है, बिल्कुल। और अगर हक पे है तो खा वो किसी झोंपड़ी में बैठा हुआ है, अल्लाह का अजीज तरीन है। और हम सब की कोशिश या टारगेट तो अल्लाह की रजा है ना। इवन हमारे क्रिश्चियन जो है उनकी भी यही रजा है, हमारे ज्यूज जो है उनकी भी यही रजा है,
वो हमारे किताबी भाई हैं। बिल्कुल। उनके पैगंबरों को हम ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, हम मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं। अब हक की बात का फैसला करना कि हक पे कौन था, सवाल यहाँ उठता है कि वो जो नमाज वाला था वो हक पर था, किस टोले के साथ आया था। जब ये फैसला होगा कि इस टोले को आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, और दूसरी बात कंटेनर के ऊपर चढ़ के नमाज पढ़ना, इसमें कहीं नुमाइश का पहलू तो नहीं था। मैं नहीं कहता इन्नमल आमाल बिन्नियात, आपके अमल का दारोमदार आपकी नीयत पर है। लेकिन ये भी एक सवाल उठता है, लेकिन इसके बावजूद अगर उसने ये नीयत कर ली हुई थी और वो हक के साथ था तो फिर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जिसने धक्का दिया, अगर उसने धक्का दिया नमाजी को, और उसने अगर धक्का दिया और उसे पता भी था ये हक के साथ है, तो फिर उसने जुल्म किया है, क़यामत ढाई है। और जिसने ये काम किया है उसे करार वाक़या सज़ा मिलनी चाहिए, और सज़ा भी ऐसी चौक में मिले कि दूसरे उस सज़ा को देखकर इबरत पकड़े कि आइंदा हमने ऐसी हरकत नहीं करनी। सर, अब तो पीटीआई वालों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि गोलियों का जवाब गोलियों से देंगे, तो आपको क्या लगता है कि अब आगे क्या होने वाला है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में? दिस इज कॉल्ड एट स्टेट विद इन स्टेट जी। और दुनिया में कहीं भी स्टेट विद इन स्टेट नहीं चल सकी, बिल्कुल, उसको क्रश कर दिया जाता है। ऐसे ही है। हमें बनाना स्टेट भी कहा गया। दुनिया के एक बहुत बड़े मुल्क ने हमें, उनकी वजीर खारजा या सेक्रेटरी थी, उन्होंने बनाना स्टेट भी कहा और डीप स्टेट भी कहा, और इन्हीं हरकत की वजह से कहा। और पाकिस्तान में ऐसा चलता है कि गोली से फैसले कर लिए जाते हैं। लिहाजा अब लोगों के जहन में ये है कि अगर हुकूमत को काम करे तो हम गोली से उसका मुकाबला करें, लेकिन ये रियासत के लिए बहुत ख़तरनाक सोच है। और जिस बंदे ने ये कहा है, जिस बंदे ने भी ये कहा है, उसने अपनी सियासी पार्टी के साथ ज्यादती की है, और उसने अपनी सियासी पार्टी की दुश्मनी करके हुकूमत की कहते हैं कि सरपरस्ती की है, और हुकूमत को मौका दिया है कि हम ऐसा लूज बाल करते हैं या ऐसा घटिया बाल करते हैं, आप इस पर खुल के खेलें। अब देखें ना, जब कोई भी पाकिस्तानी ये सुनेगा कि वो कह रहे हैं जी हम आपको गोलियां मारेंगे, तो कोई बंदा भी न्यूट्रल भी हो, पीटीआई का भी हो, उसको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि जब मैं कह रहा हूं कि मैं आपसे गोली से निपटूंगा, तो फिर मैं किस तरह कह सकता हूं कि रियासत की को रिट है। हम कहते हैं ना रिट कायम करो, तो रिट कायम कैसे करेंगे अगर हम कहते हैं कि गोली से हम आपका मामला सेटल करेंगे या हम फैसला करेंगे गोली के साथ। ये बयान देना रियासत के भी खिलाफ है, उम्मा के भी खिलाफ है, और पीटीआई ने अगर ये बयान दिया तो पीटीआई की जड़ों में भी ये तेल देने के मुतरादिफ। सर, गोलियां चलाई गई, लाठी चार्ज किया गया, आपको क्या लगता है कि इन सब का क्या असर होगा मईशत पे? मईशत तो बेड़ा गर्क हो रहा है, इसलिए कि ये वो खित्ता था, हम इसको फूड बास्केट कहा करते थे, ये खित्ते सारे को। और मैं टवाना साहब से बात कर रहा था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, चंद हजार उनके गोरे आए ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो क्यों आए? दुनिया दो चीज़ों के गिर्द घूमती है, ये मेरी अपनी सोच है, इस पर किसी का एतराज़ हो तो मैं माजरत कर लूँगा। दुनिया दो चीज़ों के गिर्द घूमती है, लोगों इसको बुरा ना समझो, जायज़ सेक्स और जायज़ कैश, जायज़ मनी, फाइनेंस, मुईशत, दो चीज़ों के गिर्द सारी दुनिया घूमती, और बिलीफ आपका अपना अपना है। देखें, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 200 साल पहले, 250 साल पहले, तो उस वक़्त इंग्लैंड की जीडीपी 2% थी, और जहां वो आके उन्होंने कॉन्कर किया, उस वक़्त इंडिया, मुगल इस पर कंट्रोल कर रहे थे, इसकी जीडीपी 25% थी, दुनिया में सबसे ज़्यादा थी। और मैं फिगर बड़े होशो हवास से, शऊर से दे के जा रहा हूं। वो 2% वालों के मुंह में पानी आया कि 25% वाले के पास क्यों नहीं जाते, सारी उम्र याशी करें। रेलवे बचाई, नहरी निज़ाम, ये जो आजकल किया जा रहा है, इन्वेस्टर तो पहले ही पाकिस्तान में कोई नहीं आ रहा, और बल्कि ये हो रहा है कि इन्वेस्टर तो भाग भाग के वो बांग्लादेश को तो प्रेफर करेंगे, मेरा ईस्ट पाकिस्तान, वो श्रीलंका तो प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनको कोटा मिला हुआ है यूरोप का कि आप एक्सपोर्ट करें काटन या इसके क्लॉथ्स वगैरह, लेकिन पाकिस्तान से वो जा रहे हैं। गोया इस तरह के हंगामे, ये हंगामा तो उस स्टेज पे होना चाहिए था जब आप देखते कि ये बाजू भी कट गया है, ये बाजू भी कट गया है, जिस्म सारा कट गया है,
अब तो चंद आखिरी सांस हैं और इनसे कलमा हक कह लो, तो कलमा हक की नौबत अगर आती। लेकिन इस तरह मेरे ख्याल में डराना जो है, पहले ही अनसर्टिनिटी इतनी है। इस अनसर्टिनिटी का एक हमारी बदकिस्मती कि मरियम हमें चीफ मिनिस्टर मिल गई हुई है, जो पंजाब का बेड़ा गर्क करने में या पंजाब को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। उनको सिर्फ शौक है कि बारिश यहाँ होती है तो कैमरामैन को खुद बुलाती है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, तुम यहाँ शूट करो, इस लेवल पर चली जाती हैं। और जब वो, मैं तो शहबाज शरीफ को शोबाज कहा करता था, ही इज़ बेटर नाउ, उसका तो इख्तियारी खो लिया ना। फिनांस उसके पास नहीं है, इंटीरियर मिनिस्ट्री उसके पास नहीं है, खारजा मिनिस्टर $60 है, वो काम ही कोई नहीं करना चाहता, वो नवाशी साहब का मतलब समझिए। ये बातें तो फिर और तरफ जाती हैं। अच्छा, तो जब मरियम ने भी यहाँ किरदार ऐसा अदा किया, तो मईशत पाकिस्तान की आपकी GDP देखें तो इसमें हमारा 20 से 22% एग्रीकल्चर से आता है। और एग्रीकल्चर में आज आपकी वीट सोइंग हो रही है, और वीट सोइंग तभी अच्छी आएगी ना जब उसे खुराक अच्छी मिलेगी। 9,000 वाली बोरी DAP की या 7,500 वाली 12,000 में नहीं मिल रही। 3,800 वाली यूरिया की बोरी 4,400 में नहीं मिल रही। ये जो 3,800 वाली 4,400 में मिल रही है, 600 रुपया महंगी मिल रही है होर्डिंग की वजह से। इसका इस्तेमाल पाकिस्तान में सालाना बोरी का 12 करोड़ है, और 600 से उसे आप ज़रब दें तो कितना पैसा लोगों की जेब से नाजायज़ निकलेगा। जो DAP 7,500 वाली 8,000 वाली जब वो 12,000 में बिक रही है, उसका यूज 4 करोड़ बोरी है। ह्यूज अमाउंट। उससे जो प्रोडक्शन आनी है वो मैंने भी, आपने भी, सब ने खानी है। गंदम जिसे कहते हैं, आटा भी आएगा, मैदा भी आएगा। दूसरी चीज़, गन्ना अभी तैयार है। अफरा तफरी में KPK भी गन्ना पैदा करता था 4 के इलाका में, वहाँ मिलें भी हैं। वहाँ गन्ने की कटाई की निस्बत लोग तो इधर लगाए हुए हैं, गन्ने की कटाई अभी वहाँ शुरू नहीं कर सके। अब ये शुगर मिलें अभी चल नहीं सकी। टेक्सटाइल का ये हाल है कि पाकिस्तान कभी 1,50,00,000 गांठें, जो 380 पाउंड की होती है एक गांठ रुई की, वो 1.5 करोड़ पैदा करता था आज से 10 साल पहले। अब पता कितनी पैदा कर रहा है? 70 लाख। 80 लाख गांठ अगर आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी तो डॉलर कहां से आएगा? लिहाजा ये और कॉटन की पिकिंग का सीजन है। और अब मुसीबत क्या बन रही है आपका पाकिस्तान में इस वक्त, इस अफरा तफरी में, कि वो लिख देंगे जी इतना खर्चा आ गया, इतना खर्चा आ गया, इतना खर्चा। 1200 अरब रुपया मैंने बड़ा कैलकुलेट किया है पाकिस्तान में सालाना करप्शन की नजर में जा रहा। गवर्नमेंट के महकमों में 4 महकमे रखें, रेलवे, डाक, फाइनेंस और ये अपने हमारी मिलिट्री और जुडिशरी। बाकी महकमे नहीं तो ये 1200 अरब जो आप सालाना करप्शन में, LDA हो, वासा हो, एक्साइज, सारे बैंक में, ये 1200 अरब आप बचा लें ना तो पाकिस्तानियों में तकसीम कर दें, खुदा की कसम कल यहाँ भूखा कोई नहीं रहेगा। सर बस इसे अंदाज़ा लगा लिया हमने कि मईशत बहुत ख़राब चल रही है। अगर हम बात करें कुरम की, आपको पता होगा सर हाल ही दिनों में क्या हो रहा है वहाँ पे। 21 नवंबर को सर वहाँ पे ना शिया काफिले पे फायरिंग की गई है मुसाफिरों पे। तो सर उसमें 54 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी हुए हैं। हुकूमत क्या किरदार अदा कर रही है? हुकूमत क्या, उसमें किरदार ज़ीरो है। लेकिन चूंकि मैं पहले वाजे कर दूं कि मैं मुसलमान हूँ, जो समझता हूँ अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और क़यामत ने आना है। ये है मेरे 3 पिलर मेरे दीन के। ना मैं शिया हूँ, ना मैं सुन्नी हूँ, ना मैं वहाबी हूँ, ना अहले हदीस हूँ। ये सेक्टेरियन जो डिवीजन की हुई है उन इंटरनेशनल ताकतों की है कि जो चाहती नहीं है कि पाकिस्तान प्रोग्रेस करे। जब वो नहीं चाहती कि प्रोग्रेस, एटमी मुल्क हैं आप, और कितना बड़ा रिस्क है, और वो उनको एक नज़र नहीं पाता कि ऐसा हो। कुर्रम में कंट्रोल इससे भी ज़्यादा बेहतर किया जा सकता था, प्रॉपर नहीं किया गया, प्रॉपर गवर्नेंस की जा सकती थी। वहाँ तो मैं समझता हूँ कि 99% भी नहीं, 100% नाअहली स्टेट की है। और स्टेट किसी भी अदारे से ये काम लेती, जो आप डी चौक में अगर इतना बड़ा मलबा या इतना बड़ा बलवा आ रहा है उसे रोकने में कामयाब हो जाते हैं गोलियां मार के ही, तो वहाँ भी आपको इसी तरह की स्ट्रेटजी अडाप्ट करके पीस को इंश्योर करना होगा, जो कि अभी तक रियासत खा वो प्रोविंशियल है खा वो मरकज़ की है, वो करने में कामयाब नहीं है।
और जब तक ये कामयाब नहीं होती इस तरह के तूफान उठते रहेंगे। और जब इस तरह का तूफान उठेगा तो लोग नहीं आएंगे यहाँ कि जी हम क्रिकेट खेलें, लोग नहीं यहाँ आएंगे कि हम हॉकी खेलें, लोग नहीं आएंगे कि हम फुटबॉल खेलें। दिखा देंगे 4 बंदे मारते हुए। ये अभी जो डी चौक वाला मामला है हमारे गले से 10 साल 5 साल नहीं उतरने वाला। जब भी कोई ऐसा इवेंट की बात करेंगे वो ये दिखा देंगे हमें। और कितनी शर्म की बात भी है साथ ये कि जिसने भी ये मिलके किया, जिन्होंने इसे रोकने की कोशिश भी की, मिस मैनेजमेंट उधर से भी हुई और यलगार उधर से भी हुई। इन दोनों को कुछ जब तूफान आ रहा हो, कुछ कश्ती को रोकना चाहिए, कुछ तूफान को भी रोकना चाहिए। अगर कश्ती ना रोके तो वो आगे चली जाएगी, तूफान को ना रोके तो कश्ती को टेक ओवर कर लेगा। यहाँ स्ट्रेटजी ये अडॉप्ट करनी चाहिए। ये मुझे ना क्रिकेट से याद आया कि भारत पाकिस्तान में आकर खेलना नहीं चाहता, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि इस बार बराबर रहेगा, वो आएंगे तो हम जाएंगे। तो अब क्या होगा, पाकिस्तान सरेंडर कर देगा? अब ये होगा कि मोहसिन नकवी साहब, आपका सोच हो सकती है, किसी की सोच हो सकती है, मोहसिन नकवी साहब को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी ही नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? सिटी 42 भी चलाते हैं, 24 भी चलाते हैं, 24 उनका है या नहीं है। अच्छा, इसके बाद ये है कि क्रिकेट बोर्ड को भी संभाला हुआ है, इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी संभाला हुआ है। मोहसिन नकवी साहब पंजाब में चीफ मिनिस्टर आए, कई इदारों ने उनकी इतनी मदद की आउट ऑफ वे जाके कि उन्हें डेवलपमेंट का काम दिखाने का मौका मिल गया। अब इसका ये मतलब नहीं कि फिर अगर इतने ही वो गोल्ड माइन है तो उनको प्राइम मिनिस्टर सीधा सीधा बना दे। सर, इसकी वजह क्या? भारत क्यों नहीं आना चाहता? भारत इसलिए नहीं आना चाहता कि उसने अभी तक जब से हम बने हैं पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम ही नहीं किया, और जहां भी मौका मिलता है वो हमें बदनाम करने की कोशिश या ऐसी कोई इवेंट जाने नहीं देता। पर हम क्यों जाते हैं? वो हमारा असली दुश्मन है। हम इसलिए जाते हैं कि हम कमजोर हैं, कोई मोहब्बत वाली बात नहीं है, हम कमजोर हैं। देखें, जब रिजर्व करने वाला था, जब बॉर्डर पे फौजें आ गई, जनरल ज़िया हक गए क्रिकेट के बहाने से, गए ना, हालांकि वो तो नहीं आए थे। तो जब कुछ नहीं बात बनी, जब अनवर इटोल आम भी वहां गया, तवाज़ो भी हुई, सब कुछ हुआ, तो कुछ नहीं बात बनी, तो फिर जनरल ज़िया को कहना पड़ा कि ओके मिस्टर राजीव, इफ यू डोंट विदड्रॉ योर आर्मी फ्रॉम द बॉर्डर्स तो फिर हम एटमी हमला करने वाले हैं, तैयार हो जाए। अब आपको तो तब वो रुका। जी सर, अब आपको क्या लगता है कि ये सियासी सूरत हाल हो गई, ये क्रिकेट का मैदान किस तरह से ठीक होगा? ये पाकिस्तान के मेन पाकिस्तान को कंट्रोल करने वाले 3 तबके हैं जी। एक सियासी हैं, वो नाअहल हैं। अच्छा। अभी तक मेजॉरिटी आ रही है, नाअहल हैं। अच्छा। दूसरा हमारे डिफेंस है, वो कहते हैं तो हैं, लेकिन मैंने देखा कि इधर उधर भी उनके ना जब शमूलियत होती है तो बाज़ का मसले बन जाते हैं। तीसरा यहाँ का बाबू है, जिसे मैं ब्यूरोक्रेट कहता हूँ। अच्छा। इसमें आपकी मुआश के खराब करने में इसाक डालर जब से बना है फॉरेन मिनिस्टर, कितने दौरे बाहर के किए हैं, कितने प्रैक्टिस ने बाहर के किए हैं, कितना बाहर से फॉरेन आपका आया है, सरमाया आया है, कितने बंदे। आज 8 करोड़ बंदा, लोगों सुन लो, आज 8 करोड़ बंदा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूरोप को चाहिए, और पाकिस्तान में आप वो बेहतरीन लाट तैयार कर सकते हैं। यंगस्टर्स हैं पाकिस्तान में, दुनिया के बेस्ट यंगस्टर हैं। और मैंने मरियम साहबा को भी पैगाम दिया है, वो सुनती नहीं है क्योंकि वो समझती है मैं अकेले। मैंने उन्हें ये पैगाम भेजा है, पहले मैंने पैगाम भेजा कि भारत 180 अरब डॉलर की सालाना सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और हम करते हैं 7 अरब का डॉलर का। कहाँ है पिद्दी और कहाँ पिद्दी का शुरा? 180 कहाँ और ये 7 कहाँ? दूसरा, अब मैंने उन्हें कहा कि यहाँ एक हमें मीडिया की या इसकी बना देनी चाहिए, अपना सिटी बना देना चाहिए, आईटी सिटी हो। उन्होंने बना दिया इसमें अपने बजट में आईटी यूनिवर्सिटी। वी रेज द फिंगर अगेन। हमने कहा मोहतरमा, हमने तो आईटी सिटी मांगा है, और आईटी सिटी भी एक नहीं मांगा, हर सूबे में एक हो और इस्लामाबाद में भी एक हो, क्योंकि फ्यूचर उसका जा रहा है। देन उन्होंने कहा बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने 5 दिन कनात तो लगवाई रखी उस हॉस्पिटल की ओपनिंग के लिए कि उनको वक्त नहीं मिल रहा था, और गुलशरे 5 दिन उड़ाते रहे, करोड़ों रुपए वहां जाया कर दिए। अब उन्होंने ये तो मान लिया कि आईटी सिटी बनाएंगे, लेकिन उन्होंने तो सोचा था मैं यूनिवर्सिटी कहूंगी, जिद में आई हुई है। अब उन्हें रिक्वेस्ट की है कि आपकी आबादी 60% आपकी आबादी है, यहां से आप नौजवान पैदा करें, कोयटा नौजवान पैदा करे, केपीके वाले जो है ये तखरीबी काम भी छोड़े, बंदे भी पैदा करे, अपना आपका सिंध वाले बंदे पैदा करे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 50 लाख अफराद आप
ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में यूरोप भेज सकते हैं। मैं यहाँ बड़े प्लेटफॉर्म पर करके बात जा रहा हूँ, मुझे लिमिटेड रिसोर्सेज दे दें, मैं 50 लाख आपका नौजवान अगले 2 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूरोप और अमेरिका भेज सकता है। आने वाला वक्त ही एआई का है, ये समझे तो फिर है ना जी। अब मरियम बेचारी क्या उसमें समझेगी। और उसके हाँ, मैं ये मशवरा देता हूं, ये खबर है जिसको आप 6 दिन, मरियम बेटा आप इस अहल नहीं। मेरा ख्याल ये है कि मोहम्मद खान मोहम्मद मल्क या खान मोहम्मद जो है वो आपका स्पीकर है पंजाब असम्बली का, ज़ीरक इंसान है, मामलात को समझता है। आज पहली दफ़ा ज़ुबान खोल रहा हूं इस चैनल पे। पहले मैं सोचता था, पूरी उसकी मैंने स्टडी कर ली है, खुदारा आप उसको चीफ मिनिस्टर बना दें और आपको बहुत सीनियर पोजीशन लेके इस्लामाबाद में अपने चचा के साथ जाके बैठ जाएं, पंजाब पे तरस खाएं और पंजाब को तरक्की करने दें। हम मरियम साहबा को कहते हैं कि आईटी की तरफ आओ, आईटी फ्यूचर है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो तो बहुत बड़ा फ्यूचर है। यूरोप को 8 करोड़ बंदा चाहिए, यंगस्टर। पाकिस्तान वहां 50 से 1 करोड़ तक, 50 लाख से 1 करोड़ तक बंदा भेज सकता है। वो अवेलेबिलिटी, हर किसी का अपना रिसोर्स होता है एक्सपोर्ट के लिए। मेरा रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स है, मुझे उसे एक्सपोर्ट करना है और उसे कर सकते हैं। लेकिन मरियम साहबा को ये बात जाके समझाए कौन? उन्हें तो हमने कहा हुआ है कि आईटी एक सिटी बना दें, उनको उसका टाइम नहीं मिल रहा। वो अस्पताल के चक्कर में है कि वहाँ 5 दिन भी किनाते लगी हैं तो लगी रहे, पैसा वेस्ट होता है तो होता रहे, जब टाइम मिलेगा आ जाऊगी। लोग गुलछड़े उड़ा रहे हैं, रोटियां खा रहे हैं रोज। अब भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि मुल्क को लेके अगर आगे चलना है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, यूरोप से पैसा बहुत आ सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत गुल खिला रही है। 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक बंदा पंजाब से या पाकिस्तान से अगले 2 साल में बाहर जाना चाहिए। ये मरियम साहबा की कैपेसिटी नहीं है। हमजा साहब से भी मैंने डिमांड की थी, वो भी मिलकर अपनी बहन के साथ ये कैपेसिटी दोनों में नहीं है। तो फिर किन में है? उनका फौरन टारगेट है कि ये काम किया एंड वेयर इज द मनी जो इससे बनी। लेकिन मैं कहता हूं कि मोहम्मद खान साहब जो हैं, वो मलक अहमद खान साहब जो हैं, मैं कहता हूं मलक अहमद खान साहब जो हैं, इस वक्त पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं। मैं पहले दिन यहां अनाउंस कर रहा हूं, उन्हें चीफ मिनिस्टर का अगर चार्ज दे दिया जाए, ज़ीरक भी है, मामला फहमी भी है, वीएन भी है, फ्यूचर की प्लानिंग भी कर सकते हैं, धीमे मिजाज के हैं, पंजाब को लेके चल पड़ेंगे। मरियम ने जो दिखाना था 1 साल की परफॉर्मेंस, उसमें खुदारा वो अपने आप पर भी रहम खाएं, मुस्लिम लीग नून पर भी रहम खाएं और पंजाब पर भी रहम खाएं। पंजाब पर रहम खाने का मतलब पाकिस्तान पर रहम खाने के मुतरादिफ होगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने डॉक्टर इब्राहिम मुगल से मुल्क के मौजूदा हालात के बारे में बात की। उन्होंने हमें अपने विजन के बारे में बताया। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से हमारे मौजूदा हालात हैं और फ्यूचर में क्या कुछ होना चाहिए, एआई आनी चाहिए, और पंजाब हुकूमत के लिए भी उन्होंने बहुत सारी सजेशंस दी हैं। इसी के साथ दीजिए अपनी मेज़बान राबिया खान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।